नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी और मेरे साथ जुड़ गए हैं बाबा रामदास जी और वीरेंद्र नाथ भट्ट साहब। आप दोनों का बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। जय श्री राम, हर हर महादेव। तो बाबा जी तो हैं इस समय जयपुर के रास्ते में, उनको बीच रास्ते पकड़ा गया है और एक तरीके से हाईजैक किया गया इस प्रोग्राम के लिए। और वीरेंद्र जी तो लखनऊ से जुड़ ही रहे हैं। जी। बाबा जी जा रहे हैं जयपुर डायलॉग के समिट में, तो मुझे भी रवाना होना है सुबह और हम भी शाम तक पहुंच जाएंगे। वीरेंद्र जी, आज जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं, आपको पता ही है, जब फोन पर बात हो रही थी तो आपने अपनी तरफ से ही राहुल गांधी महान का नाम ले दिया। हुआ क्या है, हरियाणा में मैं देख रहा था, नायब सैनी के शपथ समारोह को भी 1 साल से ऊपर हो गया है। जी। एक वही साल तो एक पूछा। साल 1 साल तक ये क्यों सोए हुए थे? 1 साल बाद इनको क्यों याद आया कि हरियाणा में वोटिंग में कोई फर्जीवाड़ा हुआ था? 1 साल बाद क्यों जागे ये नींद से? देखिए, 2017 में यूपी में असेंबली चुनाव हुआ था। समाजवादी पार्टी हारी थी और बीजेपी की सरकार बनी थी। और चुनाव के 2 दिन बाद अखिलेश यादव ने कहा कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई है। तो मैंने उनके एक बड़े दो नेता से मैंने पूछा कि भाई, इसी ईवीएम से बहन जी मुख्यमंत्री बनी थी 2007 में, और बहन जी बाकायदे दिल्ली में चुनाव आयोग के ऑफिस कार्यालय जाकर के उन्होंने चुनाव आयोग के अधिकारियों को, सारे चुनाव आयुक्तों को धन्यवाद दिया था। वो कहा था कि बाबा साहब का, अम्बेडकर के संविधान की सफलता है जो मैं मुख्यमंत्री बनी, और मैं तो दलित जाति से हूँ। उसके बाद 2012 में मुख्यमंत्री बन गए, अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी आ गई। लेकिन तब बहन जी ने ये नहीं कहा था कि मैं ईवीएम में गड़बड़ी की वजह से हारी। ना आपने कहा था कि ईवीएम की वजह से हम जीत गए। तो 17 में क्या हो गया एकदम से? तो बड़ा उन्होंने जो है टाला मुझको कि क्या सवाल लेके बैठ गए। फिर वो बोले कि यार, जनता के बीच में कुछ तो कहना है, हम क्यों हारे? किसी तीसरे को दोष देना है? हम ये कैसे मान लें कि गलती हमारी थी? हम ये कैसे मान लें कि हमारी सरकार नालायक थी और हमारे हमारे सरकार में लॉ एंड ऑर्डर बहुत खराब था, लूट-पाट बहुत थी और हमारे परिवार में झगड़ा था, शिवपाल अलग थे, अखिलेश अलग थे, रामगोपाल अलग थे, और बेटे ने अपने बाप को, पिता को, मुलायम सिंह यादव को पार्टी से निकाल दिया, पार्टी में झगड़ा हो गया, चाचा भतीजे में झगड़ा हो गया। ये सब बातें जनता जानती है। लेकिन हम तो किसी और तीसरी चीज को खोजेंगे ताकि अपने काडर को, अपने समर्थक को, अपने कट्टर समर्थक को, जो लोग हमसे निराश बैठे हैं, उनको कोई तो संदेश हमें देना पड़ेगा। और जिन लोगों के हित हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक, आर्थिक, फाइनेंशियल हित जुड़े हुए हैं, जिन लोगों ने हमको पैसा दिया है, उन्हें क्या कहेंगे भाई? तो इसलिए एक पॉलिटिकल पार्टी के सामने ये एक व्यवस्था होती है कि अपने समर्थक वर्ग से, अपने इकोसिस्टम से, अपने वोट बैंक से, अपने काडर से लगातार संवाद करते रहना होता है। और इस मामले में बीजेपी सबसे आगे। तो यही काम आज तो आज 8 साल बाद यही काम राहुल गांधी दोहरा रहे हैं। बस अंतर केवल इतना है कि उनको हरियाणा में वोट चोरी की याद 1 साल के बाद आई है, बल्कि बल्कि 13 महीने बाद आई है। हरियाणा में चुनाव अक्टूबर में संपन्न हो गए थे और आज वो, और उन्होंने एक बाइट दिखाया है नायब सिंह सैनी वहां के मुख्यमंत्री का कि साहब देखिए कि ये कह रहे हैं हम जीत रहे हैं, हमारी सब व्यवस्था है। अरे भाई, चुनाव के समय सारी पार्टियां बढ़ चढ़ के दावे करती हैं। मैं आपको छोटी सी बात सुनाता हूँ। 2009 में लोकसभा का चुनाव हुआ था। लालू यादव बोल रहे थे कि हम 40 सीटें जीतेंगे। वो 4 या 5 सीटों पर अटक गए। एक टीवी रिपोर्टर उनके पास पहुंचा, लालू जी आप तो हार गए, आप तो कहे थे हाँ, हम सब चीज जीतेंगे। तो लालू ने अपने पैर में हाथ, वो अपने घुटने में जोर से हाथ मारा। अरे बड़ा मच्छर काट रहे हैं। और एकदम गर्मी थी, मई का महीना था और बाहर बैठे हुए थे। फिर उसने पूछा, तो लालू बोले अरे देखो मच्छियां पकड़ो, देखो से पेड़ खाई जा रही है टालने से। फिर उसने पूछा, तो कहा अरे तुम मट्ठा लेके अभी तक नहीं आए, देखो हमारे गेस्ट बैठे हुए हैं डाटा लॉकर को। चौथी बार जब उसने पूछा तो लालू यादव बोले, तो और हम क्या कहते, हम सब सीट हार जाएंगे। अरे जनता को कहना पड़ता है ना
तो लालू यादव में की इस बात में प्रशंसा करनी चाहिए कि लालू यादव में इतना नैतिक साहस था कि उन्होंने मान लिया कि और हम क्या कहते कि हम सब हार जाएंगे। अरे भाई, हर आदमी, हर पार्टी इलेक्शन जीतने के लिए लड़ती है। तो राहुल गांधी ने किसी नियम का पालन नहीं किया, न अखिलेश यादव के नियम की परंपरा का पालन किया और न लालू यादव की परंपरा का पालन किया। आज आप 13 महीने बाद आप ये कौन सा शोध करके लाए हो और एक काल्पनिक फोटो आप ले आए हो ब्राजील के मॉडल की। अब या तो हम इलेक्टोरल रोल को देखें और कि उसमें किसकी फोटो लगी हुई है। चुनाव आयोग ने उनके सारी शंकाओं का जवाब दे दिया है। और सबसे बड़ा प्रश्न ये है, जब रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट में हर कैंडिडेट को चुनाव परिणाम को हाई कोर्ट में चुनौती देने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त है, तो इस विकल्प का प्रयोग क्यों नहीं किया गया? अब तक एक साल में सुनवाई में हाई कोर्ट से आदेश होकर के कोई छानबीन होती, कुछ चुनाव आयोग को निर्देश मिलता तो अब तक वो सामने आ गया होता। और वास्तव में यदि कोई गड़बड़ी हुई है तो वो गड़बड़ी की पुनरावृत्ति ना हो किसी चुनाव में, कुछ ऐसी व्यवस्था हाई कोर्ट के आदेश पर चुनाव आयोग करने की को बाध्य होता। ऐसा कुछ नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात जो है, अपने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस को, अपने ही सो कॉल्ड रहस्योद्घाटन करने के इवेंट को वो बता रहे हैं हाइड्रोजन बम। तो ये कॉमेडी नाम क्यों दिया गया, ये भी मेरे लिए बहुत बड़े कौतूहल का विषय है, आश्चर्य का विषय है। ये अपने इवेंट को खुद ही कॉमेडी बना देते हैं। इसकी क्या आवश्यकता थी? और इसके पीछे जो इनके रणनीतिकार हैं उनका क्या सोच है? क्या हाइड्रोजन बम फटेगा? क्या लोकतांत्रिक राजनीति का विमर्श अब क्या बम के जरिए होगा? न्यूक्लियर बम और हाइड्रोजन बम के जरिए होगा? और ये पहली बार नहीं हुआ, दूसरी बार हो रहा है ऐसा। तो ये सारी बातें जो है, और जो हम लोग बचपन से कहानी सुनते आए हैं कि वो भेड़िया आया, वो अंततः भेड़िया नहीं आया। तो राहुल गांधी अपनी विश्वसनीयता को नष्ट करने के लिए स्वयं इतना परिश्रम कर रहे हैं, ये बहुत की बात है। जी बाबा जी, कल पहले चरण का मतदान होने वाला है बिहार में 121 सीटों के लिए, और उसके ठीक पहला दिन इन्होंने चुना प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का और हरियाणा के बारे में लोगों को ये बताने का या दावा करने का कि 25,41,000 वोटों की चोरी हुई थी और हर 8 में से 1 वोटर वहां नकली था। सो क्यों रहे थे? चुनाव आयोग का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाया? हाई कोर्ट क्यों नहीं गए? चंडीगढ़ क्यों नहीं गए? सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए? 1 साल 13 महीने बाद आप ये बातें कर रहे हैं, वो भी बिहार में मतदान की तारीख से ठीक पहले दिन। क्यों? सर, अगर आज की राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप ध्यान से सुने तो सारी बात कहने के बाद जो उन्होंने अंतिम बात कही वो ये थी कि देश का प्रधानमंत्री और हरियाणा का मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री तीनों हमारे चुने हुए प्रतिनिधि नहीं है, ये चुनाव चुरा के, वोट चुरा के सत्ता में आए हैं, इसलिए ये इनको शासन करने का कोई हक नहीं है। और अब तो सिर्फ जेन जी इनको सत्ता से उतार सकती है। उन्होंने जेन जी का आह्वान किया है बाकायदा, और ये जो उनकी टूल किट है कि जेन जी ही सड़क पे उतर के नेपाल और बांग्लादेश और श्रीलंका की तरह चुने हुए प्रधानमंत्री को हटा के हमको बैकडोर से सत्ता में बैठा दे। इस पूरी एक्सरसाइज का जो मूल मंतव्य है, मुख्य बात वो ये है। अच्छा, दूसरी बात सर ये तो वो बात हो गई कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। राहुल जी एक बात बताएं कि यदि 25 लाख वोटर फर्जी थे तो भैया आपके बूथ लेवल जो होते हैं, BLA बोलते हैं उसको, एजेंट, BLO, वो क्या, बूथ लेवल एजेंट्स, एजेंट जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज के होते हैं।
भाजपा जो है वो पन्ना प्रमुख बनाती है, अर्थात वोटर लिस्ट के एक एक पन्ने का हिसाब भाजपा रखती है। और सर एक बात बताऊं, मुझे जो सबसे बड़ी बात लगती है ना कि राहुल गांधी को भारत के लोकतंत्र की एबीसी भी नहीं पता। मैं बताऊं कि सर गांव का अदना सा लड़का भी अपने गांव की वोटर लिस्ट के एक एक व्यक्ति का हिसाब रखता है। और अभी प्रधानी का जो चुनाव जब आएगा ना सर, तो हर गांव में अमूमन 10 से ज्यादा एस्पायरेंट्स होते हैं जो गांव की प्रधानी लड़ना चाहते हैं। और सर वो 1 साल, 1.5 साल, 2 साल पहले से वोटर लिस्ट सामने रख लेते हैं और एक एक वोट का हिसाब लगाते हैं और एक एक वोटर को जानता है गांव का प्रधानी का कैंडिडेट। और उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों में तो ये बहुत ही सामान्य बात है। और अगर उसमें एक भी फर्जी वोटर होता है ना, एक सिंगल, तो उसको भी उसके ऊपर कार्रवाई करते हैं या उसका नाम हटवाएंगे। सर ये कौन से 25 लाख वोटर्स की बात कर रहे हैं? और संगठन क्या कर रहा था तुम्हारा कि तुम्हारी वोटर लिस्ट में 25 लाख फर्जी वोटर थे। अच्छा, ये कहना चाहते हैं कि वो 25 के 25 लाख फर्जी वोटर जो है भाजपा के वोटर हैं। वो जो ब्राजीलियन मॉडल की बात कर रहे हैं, ये उसने 22 बार वोट दिया और 22 बार भाजपा को दिया, और 10 या उसकी जगह कौन वोट दे गया? 10 कॉन्स्टिट्यूंसी में दिया, 10 कॉन्स्टिट्यूंसी में गई वो, में अलग अलग दिया। सर ये बुद्धि से कौन पैदा लोग हैं जो राहुल गांधी के ऐसे ऊट पटांग आरोपों पे विश्वास करते हैं लोग? सर एक बात बताऊं, राहुल गांधी को अच्छी तरह मालूम है कि इस बिहार के चुनाव में भी उनकी बहुत बुरी दुर्दशा। मैं तो हमेशा कहता हूं कि ये डबल फिगर में नहीं पहुंचेंगे। ये डबल फिगर में भी इसलिए मतलब 9 सीट अगर इनकी आ गई तो वो भी इसलिए आएगी कि तेजस्वी का वोट इनको ट्रांसफर होगा। अगर ये अपने बल पे चुनाव लड़ जाए ना बिहार में, तो इनका खाता नहीं खुलेगा, 0 सीट आएगी इनकी। और ये इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। और सर ये जैसे इन्होंने बोला नहीं, हमें मालूम है बिहार में भी वोट चोरी होगी। अच्छा, बिहार से फिर इन्होंने 4 काल्पनिक ऐसे व्यक्ति वो निकाल के ले आए, वो झूठ बोल रहे थे, सच बोल रहे थे, इसका वेरिफिकेशन तो बिहार के लोकल लोग कल तक कर देंगे। अरे भैया, अगर ये जीवित है और इनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया है, तो तुमने क्यों नहीं ऑब्जेक्शन किया? तुमने इनका नाम क्यों नहीं जुड़वाया? तुम्हारा कांग्रेस का संगठन क्या कर रहा था बिहार में? इनकी पार्टी सो रही थी उस समय। हाँ, अच्छा, तुम ये सब बात जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हो, इलेक्शन कमीशन को तुम हलफनामा दे के क्यों नहीं पिटीशन दे रहे हो, क्यों नहीं एप्लीकेशन दे रहे हो? तुम सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हो? सर किसको बेवकूफ बना रहे हैं राहुल जी? और क्या वाकई भारत की जनता, भारत देश इतना मूर्ख है जितना ये समझते हैं? सर गांव का बच्चा असलियत जानता है कि वोट असल में कौन चुराता था। सर इस देश में आज तक लोकतंत्र के नाम पे क्या होता आया है, ये गांव के किसी बच्चे से पूछ लीजिए कि कैसे मतपेटियां लूटी जाती थी, कैसे बूथ कैप्चरिंग होती थी और कैसे फर्जी वोट डलवाए जाते थे। तो सर गांव के लोगों को, भारत देश में लोगों को ये बताने की जरूरत नहीं है कि असल में वोट चोरी क्या होती है। तो सर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें और अपने चमचों को कुछ भी बोल दें। सर भारत की जनता इनकी बात नहीं सुनती है, ना सुनने वाली है। जी वीरेंद्र जी, कुशवाहा नाराज हुआ, अमित शाह ने बुला करके उनसे बात की। चिराग पासवान को कुछ इश्यू थे, उन्होंने बुला करके वो भी समाधान किए। जीतन मांझी को कुछ और सीट चाहिए होती थी, बुला करके उन्होंने बात की। अपने सहयोगियों की सारी नाराजगियां वो बैठ करके दूर कर रहे थे। बीच में कुछ जनता दल यू की तरफ से कहा गया
तो अमित शाह पटना में एक अणे मार्ग पहुंच गए और नीतीश बाबू के साथ बैठ करके घंटा 1.5 घंटा जो भी इश्यूज थे वो सब सॉल्व किए। सब सीटों का बंटवारा भी हो गया। एक भी सीट पर सत्तारूढ़ गठबंधन यानी एनडीए का दूसरे दल का कैंडिडेट नहीं आया, एक एक कैंडिडेट हर सीट पर था। इनके जब ये सींग उलझे हुए थे आपस में, सीटों की दावेदारी हो रही थी, सब नाराज होकर के फूफा बने बैठे थे गाल फुला करके, तब राहुल गांधी मलेशिया और थाईलैंड की यात्रा पर थे। उसके बाद ये लौटे, फिर ये लैटिन अमेरिका के 3 देशों की यात्रा पर चले गए, 3-4 दिन कैमरों पर दिखाई दिए, 10 दिन कहाँ रहे उसके बाद कोई पता नहीं। फिर लौटे, चंडीगढ़ चले गए, एक दलित आईपीएस ने सुसाइड कर लिया। फिर वहां से लौट करके रायबरेली चले गए, हरिओम वाल्मीकि की डेथ हो गई, उनके यहाँ चले गए। फिर असम चले गए, एक सिंगर की संदिग्ध स्थितियों में डेथ हो गई थी। और जब नॉमिनेशन का केवल 1 दिन बचा था, तब इन्होंने अशोक गहलोत को सींग सुलझाने के लिए भेजा। पहले चरण के मतदान का अंतिम दिन बचा हुआ था और जब प्रचार की जरूरत थी तो ये तालाब में कूद करके मछलियां पकड़ रहे थे। इनके चुनाव लड़ने और जीतने के लक्षण हैं क्या ये? देखिए, आपने बहुत दुखती रग पे हाथ धर दिया है। बीजेपी में और अन्य पार्टियों में सबसे बड़ा अंतर यह है, खास करके इंडिया अलायंस में, कि बीजेपी के पास एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है, एक संस्थागत व्यवस्था है। संगठन को कैसे चलाया जाएगा, संगठन का दैनिक कार्यक्रम क्या होगा और उनका साप्ताहिक कार्यक्रम क्या होगा, उनके हर महीने का कार्यक्रम क्या होगा, उनके पूरे साल में क्या करना है, ये सब उसमें तय रहता है। वो उसके अनुसार काम करते हैं। वहां पे बीजेपी में या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में कोई व्यक्ति सर्वोपरि नहीं होता है, संगठन होता है। और ये बात जो है, आज संघ के लोग पिछले 40 साल से कह रहे हैं कि भैया हम हमारे यहाँ सारे फैसले सामूहिक होते हैं, हमारा नेतृत्व जो है सामूहिक होता है। तो यानी एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है। अगर एयरपोर्ट पे एक जहाज को लैंड करना है तो जितने भी उस एयरपोर्ट में जितने भी इमरजेंसी के जो भी सिस्टम होंगे वो हाई अलर्ट पे रहेंगे। जैसे कि आपका सबसे पहले फायर टेंडर होता है, तो एक उसका एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है कि फ्लाइट के टेक ऑफ के पहले क्या क्या तैयारी होगी, फ्लाइट की लैंडिंग के समय क्या तैयारी होगी। वहां कुछ किसी को कहना नहीं पड़ता है, वो पूरा प्लान तैयार रहता है और जितने लोग व्यक्ति वहां हैं उनको पता होता है उन्हें कहाँ कब कहाँ क्या करना है। उसी तरीके से जब एक संस्थागत व्यवस्था होती है सरकार में, सचिवालय में, किसी विभाग में, सेना में, वायुसेना में या पुलिस में या पॉलिटिकल पार्टी में, तो हर जगह व्यक्ति इंपॉर्टेंट नहीं होता है। जो सिस्टम लेट डाउन है, जो व्यवस्था तय है, जो हजारों लोगों ने मिल करके आम सहमति से व्यवस्था तय की है और एक पार्टी का एक संविधान बनाया है, एक कानून बनाया है, एक नियम बनाए हैं, उसके आधार पर परंपराएं विकसित हुई हैं पिछले 60 सालों में, उस परंपरा का और उस अनुशासन का सब पालन करते हैं। ये है बीजेपी का। उनकी सीटें पार्लियामेंट में 2 हो चाहे 302 हो या 306 हो। भारतीय जनता पार्टी की संगठन की जो उनकी अपनी सक्रियता है, जो उनकी कार्यशैली है, वो वैसी ही रहती है। तो सीटों से उसके ऊपर असर नहीं पड़ता है। सारी पार्टियों में, कांग्रेस में, और कांग्रेस भी अब क्षेत्रीय पार्टियों की तरीके से पूरी एक व्यक्ति पे आधारित पार्टी होकर रह गई है, यानी राहुल गांधी के ऊपर। तो वहां पे चुनाव के बाद जो है जब चुनाव की एकदम सर पे आ जाता है तब वहां तैयारी शुरू होती है। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव की घोषणा के पहले ही जेडीयू और अपने जो भी साथी गठबंधन के हैं उनके साथ सीट बंटवारे का फॉर्मूला फाइनल कर लिया था। 2-4 सीटों पे जहां सहमति नहीं बन रही थी वो चुनाव की घोषणा के बाद बन गई। और बीजेपी का एक सीट में भी ऐसा नहीं हुआ कि एक ही विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी, जेडीयू और ये लोजपा का ही उम्मीदवार खड़ा हो। कांग्रेस की और ये जो इंडिया अलायंस है, यहाँ इतनी जो है अनिश्चितता थी कि आरजेडी का भी कैंडिडेट है, कांग्रेस का भी कैंडिडेट है, सीपीआई का भी कैंडिडेट है। आप इससे अंदाजा लगाइए कि ये लोग, ये जो इंडिया अलायंस के लोग कितने ज्यादा लापरवाह हैं और इनकी क्या तैयारी है।
अभी भी 2015 में जब नीतीश कुमार आरजेडी कांग्रेस के साथ आए थे, तब उसका नाम दिया गया था महागठबंधन। अभी भी मीडिया में दो नाम चल रहे हैं आरजेडी को लेकर के, आरजेडी कांग्रेस के अलायंस को लेकर के, महागठबंधन या इंडिया अलायंस। भाई महागठबंधन ये है ही नहीं। तो लेकिन 10 साल बाद भी और कांग्रेस को और आरजेडी को ये भी चिंता नहीं है कि हमारे गठबंधन का नाम जनता के बीच में क्या जा रहा है, जबकि बीजेपी के सारे नेता, जेडीयू के नेता इलेक्शन शुरू होने के पहले से लगातार कह रहे हैं कि एनडीए चुनाव लड़ रहा है। बीजेपी नहीं लड़ रही है, जेडीयू नहीं लड़ रहा है, एनडीए चुनाव लड़ रहा है। ये बहुत साफ संदेश गया उनका। और बीजेपी और अब जो है पिछले करीब 40 दिनों में ये माहौल बहुत साफ बन गया है कि एनडीए की बढ़त है, एनडीए की एज है। और अब पूरे बिहार में कोई ये नहीं कह रहा है कि इंडिया अलायंस आगे है कि पीछे है। वहां हो रही कि यहाँ आरजेडी आगे है, यहाँ कांग्रेस आगे है। आपको ये कम सुनने को मिल रहा होगा कि जेडीयू आगे है कि बीजेपी आगे है। तो जो पार्टी को चलाने का जो स्थापित तरीका था, जो आजादी के पहले था, नेहरू के समय था, इंदिरा गांधी के समय था, वो सोनिया गांधी के 98 में पार्टी में आने के बाद से एकदम लगभग समाप्त हो गया है। तो उसका जो है दुष्परिणाम अब सामने आ रहा है। तो आप भारत जैसे विशाल देश में जब आप पार्टी चलाएंगे, हरियाणा में इलेक्शन हुए 1 साल हो गया, आपने अक्टूबर में हुडा को विधानसभा में लीडर अपोजिशन बनाने के लिए आपने फॉर्मल अनुमति दी। 1 साल से हुडा जो है असेंबली में बैठ रहे हैं, विधानसभा का स्पीकर ने उनको लीडर अपोजिशन मान रखा है, लेकिन कांग्रेस की ओर से विधानसभा अध्यक्ष को यह पत्र लिख के देने में 1 साल लग गया कि हुडा हमारे लीडर अपोजिशन है। विधानसभा चुनाव जो है हरियाणा में हो गया, शैलजा कुमारी को जो है पार्टी का अध्यक्ष जो है बनाया गया प्रदेश का, या शायद कोई और था, उससे नाम में गलती हो रही हो, लेकिन हुडा फैक्शन ने उसको काम नहीं करने दिया। और हुडा फैक्शन में कांग्रेस के 3 गुटों में इतनी ज्यादा जो है आपसी खींचतान थी कि कांग्रेस के लोग अपने लोगों को हरवा रहे थे चुनाव में, अगर ये जीत गया तो हम मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। तो ये सारे झगड़े, ये सारे विवाद, ये सारे खींचतान को सुलझाने का काम पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का है। क्या कर रहा था नेतृत्व? जब बिहार में मामला आपने जो है उलझा दिया और कहा कि हम तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषणा हम नहीं करेंगे, टालते रहे। जब जो है बात एकदम पानी नाक के ऊपर पहुंच गया, तब आपने अपने फायर फाइटर जो है अशोक गहलोत को बुलाया और उसको आपने पटना भेजा, उनको जाओ भैया के मामले को संभालो। और जिसको मोदी जी ने कहा कि तेजस्वी ने कट्टा रख दिया, तब जाके इन्होंने तेजस्वी को मुख्यमंत्री का कैंडिडेट इन्होंने डिक्लेयर किया। तो इस तरह की लापरवाही, इस तरह की अनुशासनहीनता और जो एक पॉलिटिकल पार्टी का लीडरशिप का एक मूल जो राजनीतिक संस्कार होता है, एक राजनीतिक कार्यशैली होती है, संगठन को कैसे संभाला जाता है। आपका जो बिहार का इंचार्ज है कृष्णा अल्लावेरू, उसको लोग पटना एयरपोर्ट पे जो है दौड़ा के पीट रहे हैं। उसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि इसने टिकट बेचे हैं, 100 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। तो उसके बाद आपने क्या किया? जब वो अल्लावरू को नहीं पीटा गया था, वो कोई दूसरा नेता था। अच्छा, बड़ा उसके ऊपर आरोप लगे थे और फिर उसको आपने एनएससीआई के पद से के इंचार्ज के पद से हटाया। फिर आपने कहा अब आप बिहार के इंचार्ज नहीं रहेंगे। क्या कभी आपने सुना है कि बीजेपी ने चुनाव के बीच में कभी अपने के किसी राज्य के इंचार्ज महामंत्री को कभी हटाया हो? कभी सुना है आपने आज तक ये? तो ये दिखाता है कि कांग्रेस के लिए चुनाव के प्रति कोई गंभीरता ही नहीं है। बस केवल एक मामले में गंभीरता है, नरेंद्र मोदी के ऊपर और चुनाव आयोग के ऊपर अनाप शनाप आरोप लगाने का एक कीर्तिमान बनाने जा रहे हैं वो। अरे अपना होमवर्क तो करो भाई। तुम अगर इलेक्शन लड़ रहे हो तो उसकी तैयारी करने के बाबा जी आएंगे या ओंकार चौधरी जाएंगे? ये काम तो आपको करना पड़ेगा बाबा जी। तो मूल समस्या कांग्रेस की ये है। जी सर। बाबा जी, एक दिन पहले इनका एक और बयान आया था। इन्होंने कहा कि भारतीय सेना में देश की 10% आबादी 90% को कंट्रोल कर रही है। क्या कहना चाहते थे ये?
भारतीय सेना पर इस तरह के अटैक आज तक सत्ता पक्ष तो छोड़ दीजिए, विपक्ष के भी किसी नेता या किसी भी नेता, किसी भी दल के किसी नेता की हिम्मत नहीं पड़ी है कि सेना के पराक्रम, सेना के कौशल और सेना के भीतर कोई जातिगत एंगल ढूंढ करके इस तरह की टिप्पणी की जाए। ये केवल कांग्रेस का बेड़ा गर्क नहीं कर रहे हैं। कई बार लगता है कि ये देश के जो पिलर्स हैं, जिनके ऊपर देश खड़ा हुआ है, राष्ट्र खड़ा हुआ है, ये उनको कमजोर करने में लगे हुए हैं। सर बात यह है कि मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मैं एक फौजी पिता की संतान हूं और मेरा जन्म और मेरा पूरा बचपन, किशोरावस्था फौजी कैंपस में बीती है। उसमें सारी जिंदगी, मतलब समझ लीजिए कि 22-23 साल की उम्र तक आर्मी क्वार्टर्स में ही रहा हूं, आर्मी कैंटोनमेंट के अंदर। सर हमें यह पता ही नहीं था कि हम किस जाति या किस धर्म के। आर्मी में जाति और धर्म का किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन है ही नहीं। अभी रिसेंटली सर एक आर्मी के कैप्टन या मेजर का कोर्ट मार्शल हुआ है। उसके ऊपर ये सिर्फ आरोप था कि उसने कहा कि साहब मैं क्रिश्चियन हूं, मैं जो फौज में जो मंदिर का जो साप्ताहिक कार्यक्रम होता है उसमें शामिल नहीं हूं। तो उसका कोर्ट मार्शल हो गया कि नहीं, फौज ने कहा सर वो फौज से बर्खास्त हो गया। सिर्फ एक सैनिक हो और यू आर नॉट। वो फौज से बर्खास्त हो गया, कोर्ट मार्शल हुआ उसका, सिर्फ इसलिए, सिर्फ इतना कह देने से कि मैं मंदिर में नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं तो कैथोलिक हूं। उसको सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली। हाँ, सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली उसको कि नहीं, फौज में तो आप ऐसी बात नहीं कर सकते। और ये आदमी फौज में जाति जनगणना कर रहा है। आप बताइए ना, ये तो अच्छा एक मिनट सर, आजकल एक जब से सोशल मीडिया आया है तो हर खिलाड़ी की जात, जब से ये ना वर्ल्ड कप में फलाना जीता, फलाना ने इतने छक्के मारे, बोलो वो फलाना जाट है, फलाना गुजर है, फलाना यादव है, फलाना ठाकुर है, फलाना ये है। मैंने कहा भैया ये खिलाड़ियों की जात कब से हम देखने लग गए? तो सर बात ये, अच्छा इन्होंने ऐसा ही एक बयान दे दिया कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जितने उद्योगपति हैं उसमें कितने महादलित हैं, कितने दलित हैं। अरे भैया तुम दलित और महादलित देख के जो है ये उद्योग लगाओगे क्या? उद्योग में तो, बिजनेस में तो जिसके अंदर पुरुषार्थ होगा, जो मेहनत करेगा, जिसके अंदर मेधा होगी, वो जीरो से बिजनेस स्टार्ट करेगा और अरबपति बन जाएगा। उसमें हम कब से, और उसमें क्या आप आरक्षण दोगे? आप बताइए ना कि क्या। इसी तरह ये कई बार ढूंढने लगते हैं कि कितने आईएएस जो हैं सवर्ण हैं और कितने दलित महादलित हैं, कितने पिछड़े हैं। उसी तरह कभी ये ढूंढने लगेंगे कितने न्यूज एंकर्स जो हैं, कितने संपादक, कितने पत्रकार जो हैं किस जाति के हैं। सर इस आदमी ने अपनी जाति कभी नहीं बताई कि कांग्रेस में कितने लोग किस जाति के हैं और कितने प्रधानमंत्री कांग्रेस ने किस जाति के दिए और महादलित, और इसको कितने प्रधानमंत्री बनाए या कितने मुख्यमंत्री बनाए। और सर मैं एक बात बताऊं आपको, हरियाणा, बात हमने हरियाणा से शुरू की थी। तो हरियाणा को चुनाव मैंने बहुत ही गहन तरीके से कवर किया था। और जब सब लोग कहते थे ना कि 70 सीट आएगी कांग्रेस की, और भाजपा के खुद भाजपा के नेता कहते थे कि 15 सीट नहीं आएगी, तो तब से मैं वीडियो बना रहा था कि भाजपा ये चुनाव जीत रही है। चुनाव से करीब 2 महीने पहले से। सर मेरा एक वीडियो किसी ने हुड्डा साहब के पास भेज दिया, तो हुड्डा साहब ने कहा अरे ये बाबा बेवकूफ इसने के बेरा। सर उसने कहा अच्छा ऐसी बात है, ये बाबा बहुत सियाना है। हुड्डा साहब के सामने ही बैठे बैठे उस पत्रकार ने वो वीडियो खट्टर साहब के पास भेज दिया। सर खट्टर साहब ने वो वीडियो देखा
उसने बोला कौन है यार ये बाबा जी? उन्होंने बोला जी ये बाबा रामदास हैं ऐसे ऐसे। बोला पता लगाओ कहाँ है। सर मेरे घर उनका फोन आ गया, खट्टर साहब का। खट्टर साहब ने मुझसे पर्सनली बात की, कहते आपने बहुत गहन विश्लेषण किया, इतना तो हम हरियाणा वालों को नहीं मालूम जितना आपको मालूम है, आप कहाँ के हो। खैर सब ये बात हुई। सर आज हुड्डा ने 72 टिकट खुद बांटी थी और जो 18 टिकट शैलजा और इन सबको मिली थी वहां 18 बागी खड़े किए थे। ये बात राहुल गांधी में हिम्मत है कि ये बात कह दें कि कांग्रेस को हरियाणा में डुबोने वाला हुड्डा था या हुड्डा समर्थक थे, या कांग्रेस को हरियाणा में डुबोने के लिए जाट आरक्षण राजनीति की वो आगजनी थी, या जो उत्पात करते हैं हुड्डा समर्थक सड़कों पे, ये बात कह सकते हैं वो हुड्डा जिसने 10 साल तक डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और समितियां नहीं बनने दी, किसी प्रदेश अध्यक्ष को काम नहीं करने दिया, ना शैलजा को काम करने दिया, अशोक तंवर को इतना प्रताड़ित किया कि उसको पार्टी छोड़नी पड़ेगी। वो पार्टी छोड़ गया था। यस हो गया था अशोक तंवर तो अस्पताल में भर्ती हो गया। ये सारी गलतियां 1 साल से वो तुम लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं डिक्लेयर कर पाए, ये किसकी गलतियां हैं सर? अरे अभी हुआ अक्टूबर में चोरी हो गया। तो सर बात यह है कि राहुल गांधी, अच्छा एक चीज और सुनिए, वो मुगल सल्तनत जब कमजोर होने लग गई तो जितने क्षत्रप थे उन्होंने अपनी अपनी रियासत की स्वतंत्रता घोषित कर दी थी। नाम मात्र की मुगलिया सल्तनत थी, कोई उनका सिक्का चलता नहीं था। सर आज जितनी भी स्टेट यूनिट्स हैं वहां पे जो केंद्रीय सत्ता है कांग्रेस की, उनको तो घुसने नहीं देते। तो एक टिकट मांगा था प्रियंका गांधी ने, एक टिकट राजस्थान में, गहलोत ने वो भी नहीं दिया था। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा था कि घुसने की जरूरत नहीं है पंजाब में, मैं लड़ लूंगा, जब कांग्रेस में हुआ करते थे। हरियाणा में राहुल गांधी की इतनी औकात नहीं है कि एक टिकट अपनी मर्जी से बांट दें। वो कहते हैं वोट चोरी हो गया। संगठन नाम की कोई चीज ही नहीं है हरियाणा में। कांग्रेस में तो हुड्डा, तो हुड्डा से पूछो भैया क्यों हार गए हैं? तुमने एक अपनी गर्लफ्रेंड को टिकट दिलवा दिया, वो 5वें नंबर पे आई, और जो एक्चुअल जो जीतने वाली कैंडिडेट थी वो निर्दलीय लड़के 50,000 वोट लेगी। वो पलवल होटल कहां की थी वो आपको ध्यान होगा। और जिसको इन्होंने टिकट दिलवाया था उससे कह के, वो वेणुगोपाल से कह के, वो 5वें नंबर पे आई थी, आपको ध्यान होगा। वो तो वल्लभगढ़ से थी शायद। हाँ वल्लभगढ़ से। अरे जिस रिपोर्टर ने खबर लिखी उसके खिलाफ एफआईआर हो गई तेलंगाना में जी। वेणुगोपाल के खिलाफ के बारे में जब ये खबर छपी थी तो उस टीवी रिपोर्टर के खिलाफ एफआईआर तक दर्ज हो गई थी। वो तो वानर सर खेड़े, बात यह है कि कांग्रेस में ना तो संगठन है, ना संगठन है, ना नेतृत्व है। भगवान भरोसे कांग्रेस चल रही है, दोष देते हो तुम कि वोट चोरी हो गया। जी वीरेन जी, आपकी आखिरी टिप्पणी, ये राहुल गांधी क्या केवल अपना सिर बचाने के लिए, अपने परिवार की विफलता छिपाने के लिए, अपनी जवाबदेही जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ने के लिए इस तरह की हरकतें कर रहे हैं ताकि संगठन पर वर्चस्व बना रहे और लोग भ्रमित रहें, कार्यकर्ता भी भ्रमित रहें कि हाँ वाकई गड़बड़ हो रही है, और जो इनकी विफलताएं हैं उन पर पर्दा पड़ा रहे? राहुल गांधी केवल 11 साल से नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ फोर्थ जनरेशन मीडिया का युद्ध लड़ रहे हैं। फोर्थ जनरेशन मीडिया वॉरफेयर, जिसमें सरकार के खिलाफ अविश्वास पैदा करो, सरकार के खिलाफ अस्थिरता का माहौल पैदा करो, राज्य का संचालन करने वाली सभी संस्थाओं को शक के दायरे में लाओ, उनकी वैधता को चुनौती दो, उनकी लेजिटिमेसी को क्वेश्चन करो, चुनाव आयोग को कहो कि ये जो है कि ये मोदी, अडानी, अंबानी, शाह ने इस पे कब्जा कर लिया है। संसद के बारे में कहो कि संसद में मुझे बोलने नहीं दिया जाता, संसद में जो है वो मोदी की तानाशाही चलती है। सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी उल्ट टिप्पणी करो। उसके बाद जब कोई सेना पाकिस्तान पे कार्रवाई करे तो कांग्रेस कहती है कि
इंडियन आर्मी का चीफ जो है खून की दलाली करता है। जब जब भारत की मिसाइलें और वायुसेना हमला करती हैं ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के ऊपर, तो ये पूछते हैं कि भारतीय वायुसेना के कितने रफाल गिरे। रफाल को फ्रेंच कंपनी को ये स्टेटमेंट देना पड़ा कि दुनिया के जितने देशों को हमने रफाल प्लेन सप्लाई किए थे, उसमें एक भी प्लेन ना तो आज तक का फाइटर जेट ना तो कभी क्रैश हुआ है, ना कभी किसी युद्ध में उसको शूट डाउन किया गया है। तो देश में अराजकता पैदा करो, अस्थिरता पैदा करो, गृह युद्ध की स्थितियां पैदा करो, ये काम कांग्रेस पिछले 11 साल से कर रही है। और उसका सबसे जो नया सबूत है, जो कल उन्होंने औरंगाबाद के कुटुंबपुर में जो बयान दिया है भारतीय सेना के खिलाफ, यहाँ पे तो केवल 10% लोगों का ही वर्चस्व है, और उन्होंने और उसमें कोई दलित नहीं है, कोई जनजाति नहीं है, और कोई पिछड़े वर्ग का नहीं है। तो और ये रोमांचकारी जो देश को अस्थिर करने का जो उनका अभियान है, उससे उनको लगता है कि वो अपने काडर को, अपने पार्टी को, अपने एमएलए एमपी को ये संदेश देने में सफल हैं कि साहब देखो, मैं मोदी से संघर्ष कर रहा हूं, मैं मोदी को निपटा के रहूंगा, मैं सरकार को गिराऊंगा। ये उनकी स्ट्रेटजी है। और उनको ये भी लगता है कि पूरे देश में ये संदेश लगातार जाते रहना चाहिए कि बीजेपी को, सरकार को गिराने का, नरेंद्र मोदी की सरकार को गिराने का काम केवल एक ही आदमी कर रहा है, और एक ही आदमी कर सकता है, वो है राहुल गांधी। तो ये इसी स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हैं। और कोई भी व्यक्ति नेट पे जाके सर्च कर ले, वो 4th जनरेशन इन मीडिया वॉरफेयर क्या होती है, वही पाकिस्तान कर रहा है भारत के खिलाफ, वही आईएसआई कर रही है भारत के खिलाफ, वही काम डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है। बताइए, वो 6 महीने लगातार बोलता रहा कि मैंने सीज फायर करवा दिया। अंततः पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर को भी कहना पड़ा कि भैया उसमें अमेरिका के प्रेसिडेंट का कोई रोल नहीं था। अब वो कह रहा है कि पाकिस्तान जो है न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट करने जा रहा है। ये भी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है डोनाल्ड ट्रंप की, कि कैसे भारतीय उपमहाद्वीप में, इंडिया में कैसे अपना दखल लगातार बनाए रखा जाए। वही काम राहुल गांधी कर रहे हैं। ये बात लोगों को जो है जरा ध्यान से, और ये पार्टी डिवाइड से ऊपर उठ करके सोचनी चाहिए कि उनके लिए देश का हित है या केवल अपना हित है। जी, ये ड्रामा कब तक चलेगा बाबा जी? ये ड्रामा चलेगा, इससे पहले बंद नहीं होगा, चलता ही रहेगा। और बाबा जी, इसको नियंत्रित कैसे किया जा सकता है? या ये अनलिमिटेड रिचार्ज करा लिया है इन्होंने कहीं से? नहीं, वो तो जॉर्ज सोरोस से किया है। सर देखिए, मेरा ये मानना है कि ये ड्रामा बिहार इलेक्शन के रिजल्ट आने के बाद फुस हो जाएगा, और नई टूल किट कोई आएगी, कोई नया आरोप, कुछ नया आएगा। क्योंकि ये ड्रामा चलता तो लंबा, पर सर पब्लिक में देयर आर नो टेकर्स फॉर दिस थ्योरी। पब्लिक इस चीज को स्वीकार नहीं कर रही है। और सर ये जो 10 पत्रकार अमेरिका गए थे ना, ये जांच का विषय है कि इनको किसने बुलाया था, ये क्या लेने गए थे। इससे पहले आपको ध्यान होगा, आरफा खानम शेरवानी भी जो है वो भी 1 महीना या बल्कि 3 महीना अमेरिका लगा के आई है। सर इनको एक नई टूल किट दी गई है, और उस टूल किट में मुसलमानों को और दलितों को एक नए सिरे से, वो जो क्रांति है ना, सड़क पर उतर के नेपाल क्रांति, उसके लिए कोई नई खिचड़ी पकाई जाएगी, कोई नया षड्यंत्र रचा जाएगा बिहार चुनाव के बाद। क्योंकि इतना तो तय है कि इनको ये पता है कि हम इसको चुनाव में नहीं हरा सकते। बिहार ये हारने जा रहे हैं, और मैं आज लिख के दे रहा हूं, आज आप नोट कर लीजिए, ये बंगाल हारने जा रहे हैं। यस, और ये यूपी हारने जा रहे हैं। यूपी से भी दूर है सर, फिर 1.5 साल, लेकिन बंगाल तो अप्रैल में ही है। हाँ, ये बंगाल हारने जा रहे हैं। और सर बिहार से जो मोमेंटम बनेगा, इसका सबसे ज्यादा असर
बंगाल पे तो जो होगा तो होगा, यूपी पे बहुत बुरा असर पड़ने जा रहा है सर आसाम में भी इसीलिए होगा। जी, इसीलिए अखिलेश बहुत घबराए हुए हैं। यस तो सर वीरेन जी, अखिलेश को कमजोर करने के लिए ये राहुल गांधी कुछ न कुछ कोई न कोई तिकड़म लगाएंगे, परंतु ये जो हमारे जो सुपारी पत्रकार और जो दरबारी मीडिया है, ये कोई न कोई टूल किट लेके आया है सर। और राहुल गांधी अब बिहार चुनाव के बाद कोई नया आरोप लेके आ रहे हैं, ये मान लीजिए बिहार के बाद ये वोट चोरी जो है ये खत्म हो जाएगी। वीरेन जी, यूपी में, उत्तराखंड में, पंजाब में, गोवा, मणिपुर में 13 महीने बचे हैं, 1.5 साल नहीं बचे हैं। हाँ अभी नवंबर में हम आ गए हैं, केवल ये 2 महीने, और फरवरी 2027 में तो इलेक्शन ही प्रस्तावित है। जनवरी के अंत तक घोषणा हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, तो इसलिए बहुत देर बची नहीं है। बाबा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतना समय यात्रा मार्ग में ही निकालने के लिए। और वीरेन जी, आपका भी बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। दर्शकों का विशेष आभार, और दर्शकों से निवेदन भी कि आप जुड़े, लाइक करना ना भूलें, वीडियो को फॉरवर्ड और शेयर करना ना भूलें अपने मित्रों को। इसके अलावा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ऑल वाला बटन दबाइए, जो आइकॉन है, जो बेल का आइकॉन है उस पर, ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलें। बाबा के 2 चैनल हैं, बाबा की खरी खोटी और स्लो जिंदगी, उनको भी सहयोग करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग। जय थैंक श्री यू राम, सर। हर हर महादेव। जय श्री राम।